हरे कृष्णा। क्लास 6 भूगोल के दूसरे चैप्टर एनसीईआरटी रीडिंग में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, जैसे ये है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या टट्टू या लट्टू। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब की झुकी हुई अवस्था में है, जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है भैया? ये देखते हैं आगे। अंतर यह है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके आगे देखते हैं। जो काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है इसे विषुवत ध्रुव कहते हैं। जो ये है विषुवत ध्रुव, 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग में दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इधर उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध, बीच में क्या? विषुवत वृत्त। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। ये जितने भी विषुवत वृत्त के समानांतर होंगे ये अक्षांश रेखाएं कही जाती हैं। ठीक है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव जिसे सेम है। ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण U.D. अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटो 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र ये वाले चित्र में देख सकते हैं।
जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। इसके आगे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण अक्षांश है। पहले ये समझ लें, ये वृत्त, इसमें देखिए विषुववृत्त है, ये 0 अंश अक्षांश, और ये है उत्तरी मतलब कर्क रेखा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और इनके बीच जो स्थान पाया जाता है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसके जस्ट बाद शीतोष्ण कटिबंध होता है। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ तक होता है? 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। ये क्या होता है? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद आते हैं शीत कटिबंध, 66.5 से 90 डिग्री के बीच में दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध। यहीं पर उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव होता है। ओके, तो महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश को समानांतर रेखाएं भी बोलते हैं। तो विषुववृत्त जो है, ये देखो 0 अंश, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तरी ध्रुव 90 अंश, ये इंपॉर्टेंट है। ये उत्तरी ध्रुव जहाँ लिखा है वो 90 अंश है, तथा दक्षिणी ध्रुव ये 90 अंश। ठीक, इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? 66.5, 23.5 अंश, ये 23.5, 66.5 दोनों तरफ 2 बराबर बराबर। ठीक, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में, जहाँ जैसे हमने अभी देखा कि ये 0 अंश, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 अंश। विषुववृत्त 66.5 उत्तरी गोलार्ध में, उसके ऊपर विषुववृत्त के 66.5 दक्षिणी ध्रुव पर, इधर ये है। और वही हमने आगे देखा था, ये सारी चीजें वही बताई गई हैं कि ये 0, 23.5 अंश, 23.5 अंश दोनों साइड, 66.5 दोनों साइड, फिर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। फिर आगे चलते हैं कि पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी वृत्त, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज के ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक, देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां भी आवश्यक होती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 अंश दक्षिणी पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व एवं पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं, दक्षिणी याम्योत्तर कहते हैं। इनके बीच की दूरी देशांतर के अक्षांशों में मापी जाती है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये जैसे हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, जो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। तो अर्धवृत्त, ये देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो एक बीच से अर्धवृत्त है, तो ये बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। लेकिन ये जैसे ही ये ध्रुव से निकलती हैं, ध्रुवों पे मिलती हैं, यानी जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनकी दूरी घटती जाती है। और सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगी? 0 डिग्री अक्षांश पर सबसे ज्यादा होगी देशांतर की मध्य की दूरी। और लगभग कितनी होती हैं? 111 किलोमीटर होती हैं। ओके, ठीक है, तथा यहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? ध्रुवों पर।
तो अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व एवं पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है। प्रमुख याम्योत्तर कौन है, ये देखो इसमें समझ में आ रहा है। प्रमुख याम्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। वहीं देखो 0 डिग्री विषुवत रेखा हमने अभी पढ़ा था, ये क्षैतिज इस साइड से होती है और सीधी सीधी ध्रुवों को मिलाने वाली याम्योत्तर रेखा यानी देशांतर रेखा होती है। इसका मान 0 अंश देशांतर, ये 0 अंश देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व, 180 अंश पूर्व, 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 अंश याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व तथा 180 अंश पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ठीक, ये ग्रिड है। तो अगर आपको किसी स्थान की अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता लगा सकते हैं, वो भी आसानी से। कैसे? उदाहरण के लिए असम में, उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति ज्ञात करेगा। जैसे ये ग्लोब में देखते हैं अगर, तो मान लीजिए कोई स्थान यहाँ पे है, तो इस स्थान की निश्चितता के लिए इधर से आने वाली अक्षांश और इधर से आने वाली देशांतर जहां मिलेंगी, उस अक्षांश को जोड़ते हुए अगर बताएंगे तो एग्जैक्ट वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसके आगे कहाँ, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे कहाँ था? हाँ, अब उस बिंदु को देखें जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ ङ अंगों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं से ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को अक्षांशों से व्यक्त करें। 1 मिनट। ओके, तो जिन बिंदुओं पर ये अक्षांश देखो, जिन बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां छोटे छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ ब स द ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं एवं पूर्वी देशांतर क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। ठीक, ये आपका मैप रहा, इसको आप देख सकते हैं आसानी से। खैर इसको बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये देखिए, ये अक्षांश आ रही है, ये देशांतर जा रही है। ठीक, अब देखते हैं अख, ये अ और ख 1 अंश देशांतर और ख अक्षांश पे स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे द है, तो द 3 अंश देशांतर, अंग अंश अक्षांश पे स्थित है। ये होता है ऐसे, यहीं पे नंबरिंग हो जाएगी। देशांतर और समय की बात करते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है।
जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में होंगे, ग्रीनविच के पूर्व में होंगे, ये मान लीजिए ग्रीनविच है तो इसके पूर्व में जो होंगे वो ग्रीनविच समय से आगे होंगे, जो पश्चिम में होंगे ग्रीनविच समय से पीछे होंगे। ठीक है। समय के अंतर होंगे। चित्र संख्या 2.8 को देख कर क्लियर कर लेते हैं पहले। जी है 2.9, 2.8। ये देखिए, ये रही आपकी ग्रीनविच। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके पीछे ये आगे। समझ आ रहा है? इसमें नहीं समझ आ रहा होगा तो क्या समझ सकते हैं, ये रहा, इसमें क्लियर दिखा है। ये ग्रीनविच लाइन है, वो दूसरा था 180 अंश था, ये ग्रीनविच लाइन है। ठीक, इसके आगे जैसे ही जाएंगे वो समय आगे चलता जाएगा, इसके पीछे जाएंगे तो समय पीछे जाएगा। यानी मान लीजिए कि हम यहाँ हैं, यहाँ मतलब कोई देश ले लीजिए, अफ्रीका मान लीजिए या यूरोप मान लीजिए, यहाँ से हम भारत की तरफ आए, ये भारत है, तो हमारी क्या बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। देखो भारत पे +5.5 घंटा लिखा हुआ है। इस ग्रीनविच से यहाँ भारत की तरफ आते हैं, भारत में आएंगे तो 5.5 घंटा बढ़ जाएगा। और वहीं इसके जस्ट पीछे जाते हैं, ग्रीनविच के जस्ट पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आगे हो गया, ग्रीनविच हो गई, इसके जस्ट पीछे आएंगे तो घट जाएगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में आ जाइए तो लगभग 8 घंटे कम हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। ठीक, आगे ये हो गया। अब मानते हैं कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में अंतर। ठीक है, अंतर होता है, अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय समय पर समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका, असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को मानक याम्योत्तर माना गया है। ठीक है, इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के अनुसार समय के नाम से जाना जाता है। ओके, कबीर भोपाल, एक मिनट, वन से, ओके, हाँ, इस याम्योत्तर के स्थानीय मान के समय, हाँ कहाँ तक थे हम लोग, भारत में 82.5 अंश पूरी याम्योत्तर माना जाता है। इस एक मिनट, भारत में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को मानक याम्योत्तर माना गया। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल, ये तो हो गया था। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, अर्थात भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा शाम को और देर रात्रि समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो जैसे कि हमने पहले देखा अभी, तो भारत में ग्रीनविच ग्रीनविच के पूर्व 82.5 अंश में
पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ से एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी के एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय 15 देशांतर तक का क्षेत्र घेरता है। ये आपके दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। इसके कुछ सवाल हैं यहाँ पे, और ये तीसरा चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसमें देख लें थोड़ा सा कि ये निर्धारण कैसे होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये मैप है, थोड़ा सा छोटा करें, और छोटा नहीं होगा। ये है ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड से गुजरती है। ये रहा इंग्लैंड। इसके आगे यानी पूरब साइड में जहाँ भारत पड़ता है, इस साइड, यहाँ देखिए भारत पे प्लस 5.5 घंटे लिखा हुआ है। यानी यहाँ से भारत की तरफ आएंगे तो 5.5 घंटा समय बढ़ जाएगा। समय बढ़ने का मतलब ये है सूर्य की स्थिति, सूर्य तप की प्राप्ति। और इधर जाएंगे तो 5.5 नहीं, 5.5 तो घटेगा। लेकिन अगर अमेरिका की बात कर ले, यूएसए में यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 प्लस का में 9, इस तरीके से टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम घटता जाएगा इतने घंटे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं अपने थर्ड वीडियो में, थर्ड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।